सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी का रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये रिवीजन क्लास आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जितने भी प्रश्न है सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है। और ये भी प्रीवियस ईयर सेट में जो आपका एक क्वेश्चन जो है बहुत सारे टाइम पूछा गया हो, वो भी क्वेश्चन आपको जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको फिर भी भरोसा ना हो तो आप प्रीवियस ईयर सेट उठाकर देख लीजिएगा गाइस, आपको बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। मैं डेली लेकर आती हूँ, लेकिन मैं ये भी करती हूँ कि इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स को भी क्लियर आउट करती हूँ, ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारा जो है क्वेश्चन वो आपका क्लियर आउट हो जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि क्वेश्चन और आंसर तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन इसी के साथ आपको सारे फैक्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आपका एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, तो इसे समझिए, देखिए और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और जितना ज़्यादा आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आपसे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितना ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का हमारा रेलवे एनटीपीसी का जो रिवीजन क्लास था, वो हमारा आज का जो क्लास है वो हमारा क्लास 4 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के माध्यम से जोड़ता है, ठीक है। तो दिल्ली और कोलकाता को जो है वाराणसी के माध्यम से जो जोड़ता है, वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आपके ऑप्शन है NH44, ऑप्शन बी NH27, ऑप्शन सी NH48 या ऑप्शन डी NH19। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, NH19। अब ये हो गया एक सिंपल सा सवाल हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से कितना कितना क्वेश्चन जो है वो क्लियर आउट होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आपका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जो है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसके लंबाई के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे हम सही से लिख लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके अगर हम लंबाई के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका 19 है, इसकी लंबाई कितनी है गाइस, याद रखिएगा इसकी लंबाई जो है ये है 1465 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आप नोट करते हुए चलिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है गाइस, याद रखिएगा इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है ये कितनी है, 1465 किलोमीटर। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं NH19 जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। NH19 जो है ये आपके 5 राज्यों से गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि NH19 जो है ये कितने राज्यों से गुजरता है गाइस, याद रखिएगा NH19 जो है ये 5 राज्यों से गुजरता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कौन सा राजमार्ग जो है ये कौन कौन से राज्य से गुजरता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है कितने राज्यों से गुजरता है गाइस, तो याद रखिएगा ये 5 राज्यों से गुजरता है। और यहाँ पे ये भी आप याद रखिएगा कि 5 राज्यों से गुजरता है, तो वो कौन-कौन सा राज्य है जिससे ये गुजरता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये है, आपको याद रखना है दिल्ली, ठीक है। ये जो है कौन-कौन से राज्य से गुजरता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये दिल्ली से गुजरता है। दूसरा राज्य जो है ये कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जो हो गया ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद अगर हम तीसरा अगर बात करें, तीसरा कौन सा राज्य है गाइस, तो तीसरा जो है अगर हम तीसरा बात करें तो याद रखिएगा तीसरा आपका बिहार हो गया। तीसरा जो है ये आपका बिहार हो गया। और वहीं अगर हम चौथा अगर बात करें, चौथा कौन सा राज्य है, चौथा आपका झारखंड हो गया। तीसरा आपका बिहार हो गया, चौथा आपका झारखंड हो गया। और पांचवा जो है ये आपका कौन सा राज्य हो गया गाइस, तो याद रखिएगा पांचवा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा कितने राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से, जिसमें है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और लास्ट आपका कौन सा है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये हो गया आपका NH19, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे NH44। NH44 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं NH44 के बारे में, तो जो है आपको याद रखना है सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जो है आपको याद रखना है कि सबसे लंबा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है सबसे लंबा राजमार्ग जो है ये कौन सा है, इसे याद रखिएगा सबसे लंबा राजमार्ग जो है ये आपका जो है NH44 है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सबसे लंबा है तो इसकी लंबाई आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई है NH44 की गाइस वो है आपका
4000 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई जो है ये 4000 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं NH27, NH27 की अगर हम लंबाई के बारे में बात करें गाइस, तो याद रखिएगा NH27 की लंबाई जो है ये 3507 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा NH27 की अगर हम लंबाई की बात करें कि सबकी लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गाइस, इसीलिए मैं सबकी लंबाई बता रही हूँ, याद रखिएगा। इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई जो है ये 3507 किलोमीटर जो है गाइस, याद रखिएगा 3507 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है, तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे NH48, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो NH अगर 48 की अगर हम बात करेंगे, इससे याद रखिएगा ये जो है ये आपके जो है आपको ध्यान रखना है, इसकी लंबाई कितनी है 2807 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, तो इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है 2807 किलोमीटर जो है गाइस, याद रखिएगा इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लंबाई जो है बहुत बार पूछा जाता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है 2807 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा ये कितने राज्यों से गुजरता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 7 राज्यों से गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितने राज्यों से गुजरता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 7 राज्यों से गुजरता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है कितने राज्यों से गुजरता है, 7 राज्यों से गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी प्रश्न बहुत रहते हैं। तो ये जो है आपको बताना है कि 1848 और 1856 के बीच जो है ये भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, या ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन जो है ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से लेकर 1856 के बीच जो है इनका कार्यकाल था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम वॉरेन हेस्टिंग की बात करेंगे, तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था ये कब से कब तक था। तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था ये 1774 से लेकर, ये बहुत बार पूछा जाता है, इस तरीके से भी पूछा जाता है, आपको मिलान करने के लिए भी दे देगा कि इसमें से मिलान करिए। एक तरफ से जो है शासनकाल दे देगा, एक तरफ जो है इसका नाम दे देगा, गवर्नर जनरल हो या वायसराय हो, और वहाँ पे मिलान करने के लिए आपको दे देगा। तो इस ये टाइप के क्वेश्चन बहुत रहते हैं एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, इनका कार्यकाल 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो की, तो लॉर्ड मिंटो की अगर हम बात करें, तो इसका जो था गाइस याद रखिएगा मिंटो का, तो इसका जो था ये 1807 से लेके 1813 तक था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका कब तक था गाइस, याद रखिएगा 1807 से लेकर जो है गाइस देखिएगा इसका जो था 1807 से लेकर जो था वो कब तक था, 1813 ईस्वी तक जो था ये था लॉर्ड मिंटो का शासन था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अगर हम बात करें, तो इसका 1828 से लेकर 1835 तक इसका शासन था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका शासन कब तक था, 1828 से लेकर 1835 तक इसका शासन था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1828 से 1835 ईस्वी तक। डलहौजी से आपको एक पॉइंट और याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डलहौजी से आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि आपको याद रखना है कि जो भारत का जो है रेलवे का जनक किसे माना जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको नोट करना है, अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का रेलवे जनक जो है ये किसे माना जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का रेलवे जनक जो है ये किसे माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा जो है ये आपको क्या याद रखना है, इन्हीं के समय जो है याद रखिएगा 1853 में जो है गाइस, याद रखिएगा 1853 में जो है पहली बार जो है रेल चली थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1853 में जो है गाइस, याद रखिएगा पहली बार जो है रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है। 1853 में पहली बार जो है गाइस, याद रखिएगा पहली बार रेल चली थी गाइस, याद रखिएगा वो भी कब कहाँ से कहाँ तक चली थी। 1853 में पहली बार रेल चली, और चली थी गाइस कहाँ से, मुंबई से ठाणे तक चली थी, ये आपको ध्यान रखना कहाँ से चली थी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो याद रखिएगा मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम पर लैंगिक यानी कि ट्रांस महिला इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली ट्रांस महिला के बारे में पूछता है जो कि पद्मश्री से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था भरतनाट्यम के हेतु, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रुति सितारा, ऑप्शन बी साधना मिश्रा, ऑप्शन सी नर्तकी नटराज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्तकी नटराज जो है गाइस, याद रखिएगा, इन्हें ही भरतनाट्यम के हेतु जो है पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि इन्हें आप जब मिला था पद्मश्री, इन्हें पद्मश्री कब मिला था, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, तो याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि ये जो है आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से जो है कब सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा 2019 में, ठीक है। 2019 में जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करेंगे इससे, याद रखिएगा इन्हें जो है आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम के थ्रू मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है गाइस, याद रखिएगा, ये है आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भरतनाट्यम की अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा भरतनाट्यम की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम जो है ये आपके किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो याद रखिएगा भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम जो है गाइस, याद रखिएगा ये आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा नर्तकी नटराज जो है ये पहली ट्रांस महिला है, ये आपको ध्यान रखना है, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम के इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम के बारे में, अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम जो नृत्य है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये जो है गाइस, याद रखिएगा इसकी जो है शुरुआत कहाँ होती है, ये पूछा जाता है। इसका शुरुआत जो है ये किस पे होता है, यानी भरतनाट्यम नृत्य की जो है शुरुआत किस पे होता है और अंत किस पे होता है। बहुत बार पूछा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम नृत्य का जो है शुरुआत किस पे होता है गाइस, तो याद रखिएगा भरतनाट्यम नृत्य का शुरुआत जो है ये अला रिपू पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है किस पे होता है गाइस, तो याद रखिएगा अला रिपू पे जो है इसकी शुरुआत होती है भरतनाट्यम नृत्य की है। और वहीं अगर हम बात करें ये नृत्य का अंत जो है ये किस पे होता है, तो तिल्लाना पे जो है इस नृत्य का अंत होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तिल्लाना पे जो है इस नृत्य का जो है अंत होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि मकर संक्रांति के दिन असम में जो है, जो कि आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है, तो उस दिन जो है असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मकर संक्रांति की, मकर संक्रांति जो है 14 या फिर जो है गाइस, ये देखिएगा 14 या फिर जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस दिन जो है असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बोहाग बिहू मनाया जाता है, या ऑप्शन बी रक्षाबंधन मनाया जाता है, या ऑप्शन सी माघ बिहू मनाया जाता है, या ऑप्शन डी कटी बिहू मनाया जाता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। माघ बिहू मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। माघ बिहू को जो है कैसे देखिएगा, इसे जो है आपको ध्यान रखना है भोगाली बिहू भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसे क्या कहा जाता है गाइस, याद रखना है। माघ बिहू को जो है कैसे देखिएगा, इसे क्या कहा जाता है गाइस, याद रखिएगा माघ बिहू को जो है भोगाली भोगाली बिहू भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। माघ बिहू को जो है कैसे देखिएगा भोगाली बिहू भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भोगाली बिहू भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है भोगाली बिहू से आपको क्या याद रख इस दिन जो है ये लोग क्या करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा वो जो है माघ बिहू में जो है क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है लकड़ी और जो है गाइस, याद रखिएगा लकड़ी और याद रखिएगा घास का ढेर जलाकर पूजा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लकड़ी और ये रखिएगा लकड़ी और घास का ढेर जलाकर जो है इस दिन ये पूजा करते हैं। पिक्चर में आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये आपको ध्यान देखिएगा, या क्या है, तो ये क्या करते हैं लकड़ी और जो है घास का ढेर जलाकर क्या करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा जलाकर पूजा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। घास का ढेर जलाकर क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कौन सी लकड़ी जलाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कोई सामान्य लकड़ी नहीं होती है, इस लकड़ी का जो नाम होता है, ये क्या होता है, इस लकड़ी का जो नाम होता है वो होता है मेजी। मेजी लकड़ी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी लकड़ी का, इसे याद रखिएगा मेजी लकड़ी जो है, और घास का ढेर जलाकर पूजा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
वहीं अगर हम बात करते हैं असम के जो है कुछ त्योहार के बारे में बात करते हैं कि और कौन-कौन सा असम का त्योहार है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है रंगाली बिहू, ठीक है? रंगाली बिहू जो है ये कहाँ का है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है रंगाली बिहू, ठीक है? रंगाली बिहू जो है ये आपको ध्यान रखना है ये जो है असम का है, बिहू जिधर भी होगा वो असम का ही होगा, ठीक है? तो रंगाली बिहू हो गया या फिर जो है ये आपका जो है एक हो गया आपका कटी बिहू हो गया, उसके बाद जो है बोहाग बिहू हो गया, ये सब आपके असम का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है आपका कौन-सा हो गया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो गया आपका अम्बुबाची मेला जो है ये कहाँ का हो गया, ये भी पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर सेट में। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर हम बात करते हैं गाइस तो याद रखिएगा अम्बुबाची, ठीक है? अम्बुबाची मेला जो है ये कहाँ लगता है गाइस तो याद रखिएगा अम्बुबाची मेला जो है ये आपका जो है असम में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है अम्बुबाची मेला। और उसके बाद अगर हम बात करें तो और आपका कौन-सा हो गया गाइस तो याद रखिएगा बगाही उत्सव जो है ये कहाँ होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है बगाही, ठीक है? आपको ध्यान रखना है बगाही उत्सव जो है ये कहाँ होता है गाइस? तो याद रखिएगा बगाही उत्सव जो है ये भी आपके असम का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये असम का प्रमुख जो है ये आपको ध्यान रखना त्योहार है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि अंग्रेज ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े हैं? तो अंग्रेजों ने जो है मैसूर के साथ जो है ये कितने युद्ध लड़े हैं? तो आपके ऑप्शन है 6 युद्ध, ऑप्शन बी 4 युद्ध, या ऑप्शन सी 3 युद्ध, या ऑप्शन डी 2 युद्ध। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 4 युद्ध लड़े हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपने सुना होगा जो आंगल मैसूर युद्ध जो है ये किसके साथ लड़ रहे हैं? तो अंग्रेज ने जो है मैसूर के साथ लड़ रहे हैं। तो 4 युद्ध जो है ये कौन-कौन सा युद्ध है सबसे पहले आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो है ये कौन-सा युद्ध हुआ था गाइस तो याद रखिएगा। सबसे पहले आपको जो है ये आपको ध्यान रखना है पहला युद्ध जो था ये था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब हुआ था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये युद्ध हुआ था 1767 से लेके 1769 तक कुछ चला था ये युद्ध, तो ये आपको ध्यान रखना है 1767 से ये कब तक चला था 1769 तक जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अब आते हैं हम दूसरा। दूसरा जो है ये इसका डेट आप याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है द्वितीय। द्वितीय की अगर हम बात करें कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान है आप अगर प्रीवियस ईयर सेट उठाकर देखेंगे तो ये आपसे पहला मैसूर युद्ध भी पूछा हुआ है, दूसरा भी पूछा हुआ है, तीसरा भी पूछा हुआ है और चौथा भी पूछा हुआ है, ठीक है? तो ये डेट आप याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो ये आपका जो है 1780 से लेके 1784 तक चला था, ये आपको ध्यान रखना 1780 में स्टार्ट हुआ था और 1784 तक जो है ये युद्ध चला था, ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। वहीं अगर हम बात करते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है? आपको ध्यान रखना है अगर हम वही बात करते गए तो आपको ध्यान रखना है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है गाइस याद रखिएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब से कब तक चला था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है गाइस याद रखिएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और जो है अंग्रेज के बीच में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है याद रखिएगा 1790 से लेकर जो है गाइस याद रखिएगा 1790 से लेकर जो है ये आपको ध्यान रखना 1792 तक जो है ये युद्ध चला था। 1790 से 1792 तक, ठीक है? वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है लास्ट आखिरी जो है ये आपका कौन-सा है? आपका जो है चतुर्थ, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब हुआ था गाइस? तो ये आपका हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1799 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये कब हुआ था? 1799 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है चतुर्थांगल मैसूर युद्ध, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। ठीक है, यानी कि रंगहीन और गंधहीन नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कि इसमें रंग भी है और गंध भी है, ये आपको बताना है कौन सी गैस है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन जो है ये रंगहीन और गंधहीन गैस नहीं है, और ये जो है अगर हम बात करते हैं क्लोरीन के बारे में, तो ये जो है ये रंगहीन भी नहीं है तो इसका रंग होगा ही, और गंधहीन भी नहीं है तो इसका गंध भी होगा। तो अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं रंग के बारे में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो होता है ये आपको ध्यान रखना है, इसका रंग जो है ये कैसा होता है इसे याद रखिएगा। क्लोरीन का जो रंग होता है ये पीले हरे रंग की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पीले हरे रंग की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रंग जो है ये आपको ध्यान रखना है, पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जो है ये आपकी क्लोरीन है। ठीक है, पीले हरे रंग की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस तो इसमें जो है तीखी गंध होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम वहीं क्लोरीन की बात करें गाइस तो याद रखिएगा इसमें गंध कैसी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है गाइस याद रखिएगा तीखी गंध होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कैसी गंध होती है, तीखी गंध होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरीन का। अब वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो रंगहीन एवं गंधहीन है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हम किसके बारे में बात करेंगे कि और कौन-कौन सा है गाइस, ऐसा जो है आपको बताना है कौन-कौन सा है जो कि रंगहीन और एवं जो है रंगहीन एवं गंधहीन दोनों है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें रंग और गंध दोनों है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन-कौन सी गैस है जिसमें रंगहीन एवं गंधहीन जो है नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन-कौन सा है जो नहीं है, तो इसमें जो है आपका सबसे पहले जो है क्लोरीन था जो कि आपको मैं बता दी हूँ। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका अमोनिया। अमोनिया में भी रंग और गंध दोनों होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका कौन सा है याद रखिएगा, अमोनिया हो गया। और वहीं अगर हम बात करें अमोनिया हो गया, इसके बाद जो है अगर हम बात करें आपका ओजोन हो गया, अमोनिया हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें गाइस ये आपको ध्यान रखना है ओजोन हो गया। ओजोन के बाद जो है गाइस आपका कौन सा हो गया, ओजोन के बाद जो है ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ओजोन के बाद जो है और कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा ओजोन के बाद जो है ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओजोन के बाद जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, याद रखिएगा ओजोन के बाद जो है ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड के बाद जो है आपको एक और याद रखना है जो कि कौन सा है गाइस, याद रखिएगा नाइट्रोजन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के बाद जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड के बाद जो है ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड के बाद जो है ये आपका कौन सा हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड के बाद जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो मैं बता दूं ये आपको सुनना है, अमोनिया और जो सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड में जो है ये रंग नहीं होता है, लेकिन इस दोनों में गंध ज़रूर होता है। इस दोनों में जो है तीखी गंध होगी। सल्फर डाइऑक्साइड में जलती हुई तीखी गंध होती है और इसमें अमोनिया में जो है सीधा तीखी गंध होती है। और ओजोन अगर और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो ये दोनों जो है, ओजोन जो है ये लाल भूरी रंग की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है अगर हम इसके बारे में बात करें जो आपका जो है नाइट्रोजन जो है ये कैसी होती है, तो ये जो होती है ये आपका जो है लाल और जो है गाइस देखिएगा लाल और भूरी रंग की होती है, ये आपको ध्यान रखना है, लाल और भूरी रंग की होती है। और यहीं अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन जो है ये कैसा होता है, ये जो है नीला रंग का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओजोन जो है ये कैसा होता है, नीला रंग का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया में गंध होती है, ठीक है, रंग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीन सूची है गाइस। इसमें आपको बताना है कि ये जो है किस अनुसूची में शामिल है। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में या ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में आपका जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंध के बारे में जो है ये 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में जो है ये आपको कौन कौन सा दिया हुआ है, संघ सूची। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये जो है संघ जो है संघ सूची पे जो है ये कौन ये करता है गाइस, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि संघ सूची पे अगर हम बात करते हैं ये जो है इस पे कौन कानून बनाता है गाइस, तो याद रखिएगा संघ सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है गाइस, तो याद रखिएगा इस पे जो है ये है केंद्र सरकार को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संघ सूची पे कौन कानून बना सकता है, संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा है,
दूसरा जो है गाइस ये देखिएगा, ये है आपका राज्य सूची। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका राज्य सूची। राज्य सूची पे कौन कानून बनाता है, तो राज्य सरकार बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य सूची पे जो है ये कौन कानून बनाता है, तो राज्य सरकार बनाता है। और जो है आपका तीसरा जो है ये कौन सा है, तीसरा जो है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, तीसरा जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है समवर्ती सूची। तीसरा समवर्ती सूची है गाइस, याद रखिएगा। इस पे जो है ये कानून बनाने का अधिकार जो है ये किसको है, तो इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो है केंद्र और राज्य दोनों के पास है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है अलग अलग विषय दिया गया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है ये आपको ध्यान रखना है, केंद्र और जो है गाइस याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के पास दोनों पे जो है इस पे कानून बना सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो है संविधान के जो है 12वीं अनुसूची में क्या है, तो संविधान के 12वीं अनुसूची में जो है गाइस याद रखिएगा, ये है आपका शहरी स्थानीय जो है स्वशासन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 12वीं अनुसूची में जो है गाइस याद रखिएगा, इसमें जो है ये क्या है, तो ये भी आपको नोट करना है। अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। 12वीं अनुसूची में जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शहरी स्थानीय स्वशासन जो है ये आपको ध्यान रखना है, यानी जो है नगर निगम वगैरह के बारे में जो है ये किसमें है गाइस, याद रखिएगा। शहरी स्थानीय स्वशासन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके जो है 12वीं अनुसूची में है, ये आपको ध्यान रखना है। शहरी स्थानीय स्वशासन। वहीं अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, दल बदल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है, तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जो है ये कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जो है ये जो है आपका जो है कौन है, ये है आपका 10वीं अनुसूची है। और वहीं अगर हम बात करें आपका 8वीं अनुसूची की, अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ये किस कौन सी अनुसूची में है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि 22 भाषाओं का उल्लेख जो है गाइस याद रखिएगा, 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ये आपके जो है ये किसमें है, ये आपके है संविधान के 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अबूरे, ऑप्शन बी तेजचंद, ऑप्शन बी संगम राय, या ऑप्शन डी मेहताब चंद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तेजचंद था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जो है ये लागू कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये लागू हुआ था 1793 में लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। और जब ये लागू हुआ था तो सबसे पहले ये जो है कौन कौन से राज्य में जो है सबसे पहले लागू हुआ था, तो याद रखिएगा पहली बार जो लागू हुआ था सबसे पहले जो है ये बंगाल में हुआ था लागू, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ये कहाँ हुआ था, सबसे पहले बंगाल में हुआ था। उसके बाद जो लागू हुआ था बिहार में, बंगाल बिहार, और उसके बाद जो है याद रखिएगा 1793 में जो है सबसे पहले लागू हुआ था बंगाल बिहार, और जो है याद रखिएगा और कहाँ हुआ था, उड़ीसा में जो है सबसे पहले 1793 में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे जो है लागू किसने किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस समय जो है ये आपको ध्यान रखना है, इस समय अगर हम बात करें कि जो है आपको याद रखना है कि इस समय जो है कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल जो थे गाइस, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इस समय जो है गाइस, याद रखिएगा गवर्नर जनरल जो थे ये कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा कार्नवालिस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इस समय के जो है आपको ध्यान रखना है, इस समय के जो है गवर्नर जनरल कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा इस समय के गवर्नर जनरल जो थे ये कार्नवालिस थे। और इन्होंने ही जो है गाइस याद रखिएगा कार्नवालिस थे, और इन्होंने ही जो है सबसे पहले जो है बंगाल बिहार और उड़ीसा में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कार्नावालिस ने ही इसे शुरू किया था 1793 में। ठीक है, उसके बाद ये अलग राज्य में लगा था, लेकिन सबसे पहले इसी 3 राज्य में लगा था, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया, या ऑप्शन डी शाह वलीउल्लाह। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में चिश्ती सिलसिले के जो संस्थापक है वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं कि जो चिश्ती
सिलसिले के जो है वो कौन-कौन से हैं, और तो उनके नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, ये जो है चिश्ती सिलसिले के संस्थापक हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस ये देखिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है ये कौन है, तो ये भी चिश्ती सिलसिले के, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो गाइस याद रखिएगा, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ख्वाजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है गाइस याद रखिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है गाइस याद रखिएगा। ये जो थोड़ा लिखने में समय लग रहा है तो याद रखिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है ये जो है चिश्ती सिलसिले के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें और कौन है जो आपके चिश्ती सिलसिले के हैं, तो इसके अलावा जो है आपको याद रखना है बाबा फरीद। बाबा फरीद जो है गाइस याद रखिएगा, ये भी चिश्ती सिलसिले के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाबा फरीद जो है ये भी चिश्ती सिलसिले के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें तो याद रखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, इसके बाद जो है आपको याद रखना है, इसके बाद जो है आपको याद रखना है जो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है गाइस याद रखिएगा, ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, शेख निजामुद्दीन औलिया जो है गाइस याद रखिएगा, ये भी जो है चिश्ती सिलसिले के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है गाइस याद रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये भी चिश्ती सिलसिले के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अधिक मात्रा में होने के कारण चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी सीसा, या ऑप्शन सी निकल, या ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सीसा के अधिक मात्रा के होने के कारण जो है वो चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। चॉकलेट जो है ये सीसा का जब अधिक मात्रा होता है तो ये किसको प्रभावित करता है। तो अगर हम बात करते हैं, ये बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, तो ये जो है किसको प्रभावित करता है गाइस, तो याद रखिएगा ये प्रभावित कर सकता है गाइस, याद रखिएगा किसको, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किसको प्रभावित करता है गाइस, तो याद रखिएगा ये करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर अब हम सीसा के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, सीसा का है जिसका अगर हम बात करें, सीसा का जो है अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है रासायनिक प्रतीक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सीसा का जो है अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है रासायनिक प्रतीक जो है ये क्या होता है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सीसा का रासायनिक प्रतीक इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीसा का रासायनिक प्रतीक होता है जो कि होता है पीबी, जो है सीसा का रासायनिक प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें कि इसका जो है अगर हम बात करते हैं कि परमाणु संख्या, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सीसा का अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि परमाणु संख्या जो है ये कितना है गाइस, याद रखिएगा सीसा का परमाणु संख्या जो है वो है 82, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सीसा का परमाणु संख्या कितना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, सीसा का परमाणु संख्या जो है ये 82 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा ये एक है, ये जो है पोस्ट ट्रांजिशन धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसी धातु है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सीसा जो है कि आपको याद रखना है, सीसा जो है ये कैसी धातु है गाइस, याद रखिएगा सीसा जो है एक पोस्ट पोस्ट ट्रांजिशन धातु है, ये आपको ध्यान रखना, पोस्ट ट्रांजिशन, ठीक है। ये जो है सीसा जो है ये कैसी धातु है गाइस, तो याद रखिएगा पोस्ट ट्रांजिशन धातु है, ये आपको ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। मैं यहाँ पे जितना भी पॉइंट लिखा रही हूँ गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा सीसा एक पोस्ट ट्रांजिशन धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निकोल टेस्ला को, या ऑप्शन बी थॉमस आल्वा एडिशन को, या ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन को, या ऑप्शन सी माइकल फैराडे को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज का श्रेय जो है ये किसे जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज का श्रेय जो है ये माइकल फैराडे को जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं अगर हम बात करें कि माइकल फैराडे ने जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो है अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने जो है खोज कब की थी गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है 1831 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब की थी, 1831 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो निकोल टेस्ला के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो इन्होंने जो है ये किसकी खोज की थी, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रणाली की खोज जो है ये किसने की थी गाइस,
तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस कि आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जो है ये आपका क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा प्रत्यावर्ती धारा जो है ये आपका एसी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, एसी यानी विद्युत प्रणाली की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है निकोल टेस्ला ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है विद्युत प्रणाली की खोज जो है ये किसने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है निकोल टेस्ला ने की थी, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस आपका जो है थॉमस एडिशन जो है ये आपको ध्यान रखना है, जिसका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन है। तो इन्होंने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, तो ये आप देखिएगा विद्युत बल्ब का जो है आविष्कार किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत बल्ब का जो है आविष्कार जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और वही जो बात करें कि इन्होंने कब किया था गाइस, तो याद रखिएगा थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था 1879 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1879 में जो है इसका आविष्कार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वहीं अगर हम बात करें जो आपका जो है आइजैक न्यूटन के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। आइजैक न्यूटन की अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। आपको ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, तो ये दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है गाइस याद रखिएगा ये दिया था आपको जो है आइजैक न्यूटन ने। और जो है आपको याद रखना है इन्होंने कब दी थी, तो याद रखिएगा इन्होंने जो सिद्धांत दी थी ये दी थी आपको याद रखना है 1687 में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1687 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है। तो सुरक्षात्मक ऊतक का काम जो है ये कौन करता है, तो आपके ऑप्शन है उपकला ऊतक, ऑप्शन बी संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक या ऑप्शन डी पेशी ऊतक। तो पशुओं के शरीर में जो है सुरक्षात्मक ऊतक का जो काम करता है वो है उपकला ऊतक। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जय जवान जय किसान का नारा जो है ये किसने दिया था। तो आपको बताना है कि जय जवान और जय किसान का नारा जो है ये किसने दिया था। तो आपके ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन बी जेपी नारायण ने, ऑप्शन सी जे दौलता राम ने या ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगी जिसमें आपको बताना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये जो है करो या मरो का नारा जो है ये आपको ध्यान रखना है। करो या मरो का नारा जो है ये किसने दिया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है करो या मरो का नारा जो है ये किसने दिया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। करो या मरो का नारा जो है ये महात्मा गांधी ने दिया था। ये किसने दिया था गाइस, याद रखिएगा करो या मरो का नारा जो है आपको ध्यान रखना है। करो या मरो का नारा जो है ये आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो है, अब पहला जो है करो या मरो हो गया, उसके बाद जो है दूसरा आपको याद रखना है। दूसरा जो है आपको याद रखना है। दूसरा अगर हम मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका है, बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करें ये नारा जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नारा जो है ये किनका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये है आपके सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो है ये किसका है गाइस, याद रखिएगा ये है आपके जो है ये किसका नारा है। ये नारा जो है गाइस याद रखिएगा ये नारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस का है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नारा किसका है गाइस, तो याद रखिएगा ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस का नारा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है जो है साइमन कमीशन वापस जाओ। तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा जो है कौन सा नारा है गाइस, याद रखिएगा तीसरा जो है आपको ध्यान रखना है साइमन कमीशन, ठीक है। तीसरा नारा जो है ये कौन सा है गाइस, याद रखिएगा तीसरा नारा जो है साइमन कमीशन वापस जाओ, जो ये किसने बोला था गाइस, याद रखिएगा साइमन साइमन कमीशन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसने बोला था गाइस, याद रखिएगा साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसने बोला था गाइस, याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। साइमन कमीशन वापस जाओ ये लाला लाजपत राय का, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ ये किसका नारा है गाइस, तो याद रखिएगा
साइमन कमीशन वापस जाओ। ये नारा जो है, ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये किसका है? ये है आपके लाला लाजपत राय का। नोट करते हुए चलिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे हल्के में नहीं लीजिएगा। मैं जितना भी पॉइंट बता रही हूँ, मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर सेट उठाकर देख लीजिए। मैं इसको क्लियर करते भी जा रही हूँ, ठीक है? याद रखिएगा। तो लाला लाजपत राय ने जो है कौन सा नारा दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि कंबाला महोत्सव किस राज्य के कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो कंबाला महोत्सव के बारे में अगर बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंबाला महोत्सव जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है, कृषक समुदाय द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंबाला की अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा, कंबाला महोत्सव की बात करें गाइस तो याद रखिएगा, कंबाला महोत्सव की बात करें गाइस तो याद रखिएगा, ये जो है आपका जो है याद रखिएगा भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो है ये कौन सी प्रतियोगिता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। कंबाला महोत्सव जो है गाइस याद रखिएगा भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, ये आपको ध्यान रखना है। कंबाला महोत्सव भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये फेस्टिवल जो है ये कब आयोजित किया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा ये फेस्टिवल जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये नवंबर से जो है गाइस देखिएगा नवंबर से मार्च के बीच जो है ये आपको ध्यान रखना है। नवंबर से जो है गाइस देखिएगा नवंबर से मार्च के बीच, ठीक है? आपको ध्यान रखना है ये फेस्टिवल जो है ये कब आयोजित किया जाती है? तो नवंबर से मार्च के बीच जो है ये आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नवंबर से मार्च के बीच, नवंबर से मार्च के बीच जो है ये आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नवंबर से मार्च के बीच जो है ये आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नवंबर से मार्च के बीच जो है आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये अच्छी फसल के लिए जो है ये जो है ये किस लिए होता है गाइस? याद रखिएगा अच्छी फसल के लिए जो है देवताओं को धन्यवाद किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये किस लिए मनाया जाता है गाइस? याद रखिएगा ये जो है अच्छी फसल के लिए जो है गाइस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छी फसल के लिए जो है देवताओं को धन्यवाद किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वहीं अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के बारे में अगर हम बात करें तो और कौन-कौन सा जो है कर्नाटक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें उगादी। उगादी जो है कर्नाटक का नव वर्ष है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये कर्नाटक का है। उगादी हो गया, इसके बाद अगर हम बात करें तो कारगा उत्सव जो है ये कहाँ का हो गया गाइस? याद रखिएगा कारगा उत्सव जो है ये भी कर्नाटक का हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा बेसवा जयंती। बेसवा जयंती जो है ये कहाँ का हो गया गाइस? याद रखिएगा बेसवा जयंती जो है ये आपको ध्यान रखना है। बेसवा जयंती जो है ये कहाँ का हो गया? ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके कर्नाटक का हो गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि भारत में किस बाघ अभयारण्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो आपके ऑप्शन है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन बी कान्हा बाघ अभयारण्य, या ऑप्शन सी नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, या ऑप्शन डी नागरहोल बाघ अभयारण्य। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है नागा अर्जुन सागर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है गाइस याद रखिएगा हम इसके बारे में बात करेंगे इसके स्थापना के बारे में, ठीक है? तो इसका जो है नागरहोल का जो है स्थापना कब हुआ था गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्थापना हुआ था 1978 में जो है इसका स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1978 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें कि इसे जो है प्रोजेक्ट टाइगर में जो है कब शामिल किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1983 में जो है गाइस याद रखिएगा 1983 में ये आपको ध्यान रखना है। 1983 में जो है ये आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट टाइगर में से शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1983 में जो है गाइस याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर में जो है इसे कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में जो है शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वहीं अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट जो है ये आपको क्या याद रखना है? तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है ये आपका कौन से राज्य में है नागरहोल? तो गाइस याद रखिएगा नागरहोल जो है ये आपको ध्यान रखना है ये आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है नागरहोल जो है ये आपका किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नहीं, उससे पहले जो है एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा। एक पॉइंट आपको और क्या याद रखना है, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है कृष्णा नदी के किनारे यहाँ पे पूछा गया था कि कौन-सा जो है टाइगर रिज़र्व है, जो कृष्णा नदी के किनारे है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। कृष्णा नदी के किनारे जो है ये कौन-सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कृष्णा नदी के किनारे जो है ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नदी के किनारे जो है ये आपका नागार्जुन श्रीशैलम है, ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नदी के किनारे इस पर स्थित है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि होलिका दहन का त्योहार जो है ये डैश का प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है? बुआई के मौसम की शुरुआत है, या ऑप्शन बी महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय है, या ऑप्शन सी बुराई पर अच्छाई की जीत है, या ऑप्शन डी नववर्ष की शुरुआत है। तो होलिका दहन का त्योहार जो है ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर हम वही बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है होली जो है ये हर साल जो है ये किस मौसम में आता है, ये जो है प्रश्न पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में। तो याद रखिएगा होली जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किस मौसम में आता है, तो याद रखिएगा होली जो है ये आपके कौन से मौसम में आता है गाइस, तो याद रखिएगा वसंत मौसम में, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। होली जो है ये कब मनाया जाता है, कौन से मौसम में गाइस, तो याद रखिएगा ये जो मनाया जाता है ये वसंत मौसम में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जो है हिंदू कैलेंडर का जो है अंतिम महीने में मनाया जाने वाला त्योहार जो है ये आपको ध्यान रखना है। होली जो है याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है होली जो है ये आपको ध्यान रखना है हिंदू कैलेंडर के, ठीक है? आपको ध्यान रखना है हिंदू कैलेंडर के जो है अंतिम महीना में मनाए जाने वाला त्योहार कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह में जो है मनाया जाने वाला त्योहार है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम माह में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा अंतिम माह में मनाया जाने वाला त्योहार जो है होली है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम माह में मनाया जाने वाला त्योहार जो है ये कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा अंतिम माह में मनाया जाने वाला त्योहार जो है ये कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपका होली। और ये जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न था इसीलिए मैं इतना लिख दी हूँ। याद रखिएगा पूछा गया था आपसे कि हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में जो है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्योहार मनाया जाता है। ये जो है इस तरीके से आपका प्रश्न था, तो याद रखिएगा वो है आपका होली, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोगों को लगेगा कि पेट्रोलियम उत्पादक असम है, जो कि रॉन्ग है। अब जो है अब नया डेटा देखिए, इसका जो है पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के बाद जो है अगर हम बात करते हैं राजस्थान के बाद, ठीक है? राजस्थान के बाद जो है ये आपका कौन-कौन सा है, ये आपको ध्यान ध्यान रखना है। तो राजस्थान के बाद जो है आपका कौन-कौन सा राज्य आ जाता है? राजस्थान के बाद जो है ये आपका गुजरात है, ठीक है? राजस्थान के बाद जो है कौन-सा राज्य है? राजस्थान के बाद जो है ये आपका गुजरात है। उसके बाद गुजरात के बाद आपका असम है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है राजस्थान है, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद असम। ये सब जो है ये आपको याद रखना है दूसरे तीसरे नंबर पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम घटना है? तो आपको बताना है प्राचीनतम घटना कौन सी है। तो आपके ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ए ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, या ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, या ऑप्शन डी पूना पैक्ट। तो प्राचीनतम मतलब पहले, तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर घटना की बात करें तो जलियांवाला बाग जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये हम एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले अगर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करें, तो ये घटना जो है ये कब घटी थी? जो है 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। ये अमृतसर में, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें तो जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें, तो असहयोग आंदोलन जो है ये आपका कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और जो है आपका पूना पैक्ट जो है ये कब हुआ था गाइस? याद रखिएगा 1932 में हुआ था। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्रम है। तो सबसे पहले आपका कौन-सा हुआ था? सबसे पहले आपका जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपके ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के शासनकाल में या ऑप्शन डी विक्रमादित्य के शासनकाल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ब्राह्मी लिपि का जो विकास हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है अशोक का जो है गाइस, याद रखिएगा अशोक का जो है, अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अशोक के अगर हम शासनकाल की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अशोक का शासनकाल था जो कि था गाइस, याद रखिएगा 269 से लेकर जो है गाइस, याद रखिएगा 232 तक। ठीक है, तो इसका शासनकाल कब से कब तक था गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो शासनकाल था गाइस, याद रखिएगा 269 से लेकर जो है 269 से 232 तक जो है इसका शासनकाल था। 232 ईसा पूर्व तक जो है ये किसका शासनकाल था, जो है अशोक का। और याद रखिएगा अशोक ने जो है गाइस, याद रखिएगा बौद्ध धर्म अपनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म मुगल जो है, याद रखिएगा बौद्ध धर्म जो है ये कौन, मौर्य समाज का जो है कौन अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा इसने जो अपनाया था बौद्ध धर्म, याद रखिएगा कलिंग के युद्ध के बाद। तो पूछा जाता है कि अशोक ने जो है किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन जो है कब अपनाया था गाइस, तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध के बाद जो है, कलिंग के युद्ध के बाद जो है गाइस, याद रखिएगा अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद जो है गाइस, याद रखिएगा अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो मसालों की भूमि के रूप में जो है कौन सा राज्य जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केरल को जो है मसालों की भूमि के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और आज का हमारा रेलवे एनटीपीसी का जो रिवीजन क्लास हमारा आज का जो फोर्थ है ये यहीं कंप्लीट होता है। एनटीपीसी का रिवीजन आप लोग करते चलिए, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सारी चीज़ों को आप एक बार देखिए, दो बार देखिए, आप एक बार पूरी अच्छे से देखिए एंड सेकेंड टाइम देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट होगी जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, ये आपका प्रीवियस ईयर सेट है, तो इसे मैं जितना भी इसका फैक्ट आपको लिखाई हूँ प्लीज़ उन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। एंड प्लीज़ आप सभी मेहनत करिए और अपना अपना सिलेक्शन लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है और कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड प्लीज़ गाइज़ ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा, थोड़ा सा भी अगर रहा, तो प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, धन्यवाद।